हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्ज़ाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, अब हम एक नया सीरीज शुरू करने चल रहे हैं जिसमें टीजीटी जो यूपीपीसीएल में आया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उस सभी को सॉल्व करेंगे। उसमें से हम पार्ट वाइज डिवीज़ करेंगे। एक पार्ट में 50-50 क्वेश्चन लेकर चलेंगे जिससे वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो ये आज मेरा पहला पार्ट है। पहले पार्ट में हम 1 से लेकर 50 क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे। उसके बाद में हम ऐसे और भी वीडियो लेकर आएंगे आप सभी के लिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक कुंडली की प्रेरकत्व की गणना करें जिसमें 0.2 एम्पीयर की करंट तथा 0.4 एम्पीयर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है और जो 0.4 वाट की शक्ति प्रवाह को दर्शाता है। हमें यहाँ पे ज्ञात करना है प्रेरकत्व। उसके लिए हमारे पास फार्मूला है V=L/dy/dt। अब हमें यहाँ से निकालना है L प्रेरकत्व मतलब इंडक्टर, V/dt/di। अब हमें वोल्टेज निकालना होगा। वोल्टेज के लिए 0.4/0.2 आ गया 2। अब यहाँ से हम L निकाल लेंगे 2 गुणे 1/0.4। इससे ये कैंसिल हो गया, आ गया 5 हेनरी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। अगला क्वेश्चन है एक ट्रांसफार्मर का द्वितीयक मतलब सेकेंडरी शुद्ध प्रतिरोध भार से जुड़ा हुआ है। प्राथमिक पक्ष मतलब कि प्राइमरी साइड का शक्ति गुणक क्या होगा, पावर फैक्टर क्या होगा। इसका पावर फैक्टर होगा लगभग 0.95 लैगिंग। अगला क्वेश्चन है हमारा नाभिकीय रिएक्टर में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला ईंधन कौन सा है। नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे अधिक ईंधन यूरेनियम है। यूरेनियम जिसका एटॉमिक नंबर 92 होता है और एटॉमिक बेस 238 होता है। चल अगला क्वेश्चन है हमारा 20 वोल्ट शिखरमान। 20 वोल्ट शिखरमान की एक एसी वोल्टता एक सिलिकॉन डायोड और 490 ओम के एक भार प्रतिरोध मतलब कि लोड रेजिस्टेंस से श्रेणी में जुड़ी हुई है। यदि डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस 10 ओम है तो डायोड के माध्यम से प्रवाहित होने वाला धारा शिखर धारा का मान ज्ञात करनी है। इसको ज्ञात करने के लिए हम पहले एक सिंपल सा फिगर बनाना होगा। फिगर बना लेते हैं, देखते हैं आसानी से समझ में आ जाएगा। एक डायोड बन गया। अब डायोड के बाद में एक फॉरवर्ड रेजिस्टर हो गया। अब एक लोड रजिस्टर हो गया। अब इस लोड रजिस्टर को यहाँ से मिला देंगे। ठीक, अब ये हमारा है 20 वोल्ट का एसी सप्लाई है। यहाँ पे एसी सप्लाई दिया हुआ है। ये हमारा डायोड है। ये फॉरवर्ड रेजिस्टेंस 10 ओम का है और फिर ये है 490 ओम का क्या है, लोड रेजिस्टेंस है। अब हमें इसमें जो ये डायोड दिया हुआ सिलिकॉन डायोड का जो कट ऑफ वोल्टेज होता है 0.7 वोल्ट होता है। तो अब हम इसमें KVL लगा देंगे। KVL ऐसे लगाएंगे तो हमारा आएगा कितना, 20 माइनस 0.7 माइनस 10i माइनस 490i अब बराबर 0। अब हो जाएगा 19.3 माइनस 500i बराबर 0। अब हम यहाँ पे लगा लेते हैं i बराबर 19.3/500। हमारा आंसर आ जाएगा
38.6 मिली एम्पियर, जो कि ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बंद कुंडलियों वाले दिक्परिवर्तक मशीनों में शीर्ष कुंडली भुजा और नीचे की कुंडली भुजा की संख्या कैसी होती है? जो शीर्ष कुंडली भुजा होती है वो विषम होती है और जो निचले कुंडली भुजा होती है वो सम होती है, इसलिए ऑप्शन हमारा बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा एक अर्धचालक नहीं है? अर्धचालक मतलब सेमीकंडक्टर नहीं है। सेमीकंडक्टर अभी हमने बताया है, सेमीकंडक्टर जर्मेनियम, सिलिकॉन और कार्बन, ये तीनों सेमीकंडक्टर है, जबकि नाइक्रोम, निकिल, क्रोमियम दो पदार्थों से मिलकर बना है, इसलिए ये एलॉय पदार्थ है। ये जो हमारा नाइक्रोम है, ऑप्शन बी ये सही है, क्योंकि ये एक एलॉय पदार्थ है, न कि सेमीकंडक्टर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, एक सममित थ्री फेज मतलब 3 कला एसी आपूर्ति में प्रत्येक लाइन करंट IL, प्रत्येक लाइन धारा संबंधित कला धारा को डैश पीछे करती है। किससे करती है? लाइन करंट √3 फेज करंट होता है, जिससे यह पता चलता है कि जो लाइन करंट होती है फेज करंट से 30 डिग्री आगे होती है, या फेज करंट लाइन करंट से 30 डिग्री पीछे होती है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, धारिता प्रतिघात मतलब इन कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC बनाम आवृत्ति का ग्राफ एक होता है, को किस प्रकार का होता है? आयताकार, अल्पगोलाकार, या ज्यादा तरंग, या सीधी रेखा, या वृत्ताकार होता है? ये ऑप्शन ए है, आयताकार होता है। इसका हम देख लेते हैं रिलेशन क्या है। XC इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/f होता है। इसका फिगर बन जाता है एक ऐसे आगे एक आयताकार परवलयाकार बन जाता है। इस रिलेशन की वजह से ही ये एक परवलयाकार बनता है। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। अगला क्वेश्चन है डायनामोमीटर। अगला क्वेश्चन है डायनामोमीटर वाट मीटर में बाह्य टर्मिनल में कितने होते हैं? डायनामोमीटर वाट मीटर में बाह्य टर्मिनल कितने होते हैं, जिसमें शक्ति मापन हेतु कनेक्शन होना चाहिए? उसमें 4 टर्मिनल होते हैं। चारों टर्मिनल के नाम दिए रहते हैं M, L, C, V, जो कि ये ऊपर के दोनों टर्मिनल ये करंट कॉइल के लिए लगा होता है, नीचे का दोनों टर्मिनल पोटेंशियल कॉइल के लिए लगा होता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुत्तेजित एकल कला तुल्यकालिक मोटर के संदर्भ में निम्न विकल्पों में से गलत कथन की पहचान करना है। गलत कथन का पहचान करना, जो कि ये जो आंसर की में आंसर दिया है, ये आंसर हमारा गलत दिया है। हमारा इसके गलत कथन के अनुसार हमारा आंसर होना चाहिए, क्योंकि तुल्यकालिक मोटर वो भी सिंगल फेज का स्व प्रवर्तन मतलब सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, उसको स्टार्टिंग के लिए मुझे स्प्लिट फेज लगाने की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा, डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग चालन में नहीं किया जाता। किसके लिए नहीं किया जाता है? सेंट्रीफ्यूगल पंप या अपकेंद्रीय पंप में नहीं किया जाता है। ये अपकेंद्रीय पंप में शंट मोटर का प्रयोग किया जाता है, शंट मोटर का प्रयोग किया जाता है, जबकि लोकोमोटिव, क्रेन और ट्राली इन तीनों में हमें सीरीज मोटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हिस्टेरेसिस मोटर, शैथिल्य मोटर के संदर्भ में बताएं कि निम्न कथन सही है अथवा गलत। शैथिल्य बलाघूर्ण केवल घूर्णन के शैथिल्य पास लूप के क्षेत्र पर निर्भर करती है, ये सही है। सुषम घूर्णक के कारण मोटर शांतिपूर्वक प्रचलित करता है,
और चुंबकीय स्पंद से ग्रसित नहीं होता है। दोनों ऑप्शन हमारा सही है, मतलब पहला भी सही है दूसरा भी सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, चालकों के बंडलन में प्रेरकत्व में डैश तथा धारिता में डैश होती है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रोत्कर्षण प्रतिबाधा, जिसे सर्ज इम्पीडेंस कहते हैं, में क्या होगा। डैश दिया हुआ है। सर्ज इम्पीडेंस का हम फार्मूला देख लेते हैं। सर्ज इम्पीडेंस को हम प्रदर्शित करते हैं ZC से। इसका होता है रिलेशन √L/C से। अगर हमारा L कम हो जाएगा और C बढ़ जाएगा तो ओवरऑल जो ZC होता है वो भी कम होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एकल कला प्रेरण मोटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसमें भी पूछा है कौन सा कथन गलत है। हमारा इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि सिंगल फेज मोटर ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता। बाकी इसमें जो है सिंगल फेज मोटर स्क्वायरल केज रोटर होता है, यह स्टेटर में सिंगल कॉइल के साथ होता है। इसके स्टेटर में अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा प्रवाह होती है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पदार्थ में अनुपेक्षित चुंबकशीलता एकक से थोड़ी अधिक होती है, मतलब कि स्लाइटली ग्रेटर देन 1 किसका होता है। स्लाइटली ग्रेटर देन 1 पैरामैग्नेटिक का होता है। पैरामैग्नेटिक का स्लाइटली ग्रेटर देन 1 होता है। X इज ग्रेटर देन स्लाइटली ग्रेटर देन 1 होता है। जो पैरामैग्नेटिक को हिंदी में ही अनुचुंबकीय कहते हैं, जबकि प्रतिचुंबकीय जो होता है डायामैग्नेटिक ये हमारा X लेस देन स्लाइटली लेस देन 1 होता है। और जो फेरोमैग्नेटिक होता है, जिसे लौह चुंबकीय कहते हैं, ये मोर ग्रेटर, मतलब एक से बहुत ज़्यादा होता है। इसके अनुसार हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अनुचुंबकीय, जो कि एक से थोड़ा सा ज़्यादा अधिक होता है। आप क्वेश्चन 16, जब विद्युत संयंत्र में जलाघात डैश के कारण होता है, नल में जलदाब में अधिक अचानक वृद्धि के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि ट्रांसफार्मर को नियोजित शीतलन के आधार पर वर्गीकृत किया जाए तो इनमें से कौन सा ट्रांसफार्मर का वैध प्रकार नहीं है। इसमें भी कौन सा वैध प्रकार नहीं है, ये नहीं कि कौन सा वैध है। इसमें जो होता है एयर फोर्स टाइप ये होता है, ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल टाइप ये भी होता है, ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल टाइप का होता है, ऑयल फोर्स्ड एयर फोर्स टाइप का होता है, और ऑयल नेचुरल एयर फोर्स टाइप का होता है। लेकिन ये जो है मेरा ऑयल ब्लास्ट टाइप का नहीं होता है, और ट्रांसफार्मर में वो क्वेश्चन ही पूछा गया जो वैध प्रकार का नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन है, तुल्यकालिक मोटर यदि डैश के पश्चगामी शक्ति गुणक होता है तो वो अंडर एक्साइटेड या नॉर्मली एक्साइटेड होता है। अगर इसमें दोनों ऑप्शन न दिया होता तो हमारा आंसर ही अंडर एक्साइटेड का ही होता। इसको हम देख लेते हैं, सिंक्रोनस मोटर है तो हम देख लेते हैं इसको वी कर्व से। ये मोटर के लिए मेरा ये अंडर एक्साइटेड है, ये ओवर एक्साइटेड है, और ये तो मेरा यूनिटी रहता है, तो ये लैग हो जाएगा, ये लीड हो जाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एक डीसी जनरेटर में 48 चालक तथा 4
ध्रुव होते हैं, मतलब कंडक्टर 48 होते हैं, पोल 4 हैं, तो पोल पिच की गणना करना है। पोल पिच Z/P होता है 48/4, पोल पिच आ गया 12। आंसर भी सही है, सही है। एक डीसी मशीन में अप्रत्यक्ष परीक्षण के लिए स्विनबर्न टेस्ट पर नहीं किया जाता, वो सीरीज मोटर में स्विनबर्न टेस्ट नहीं किया जाता है, जबकि शंट जनरेटर में, शंट मोटर में, इस सब में स्विनबर्न टेस्ट किया जाता है, और जबकि कंपाउंड मोटर में भी स्विनबर्न टेस्ट होता है। अनप्रस्थ कांच की पट्टी इलेक्ट्रोड का आकार यदि वह तांबे का बना होता है से इससे छोटा नहीं होना चाहिए। इसका साइज होता है, इसको याद कर लेना होता है 25x1.6 mm से छोटा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सी सही है। निम्न विकल्पों में से यूनिवर्सल मोटर की एक उत्कृष्ट विशेषता क्या है? विशेषता ये है कि इसका रेशियो kW/kg होना चाहिए। ऑप्शन सी मेरा सही। प्रतिक्रमण लैब कुंडलन में कुंडली का अंतराल -1 होता है। इसमें देखिए, निम्न में से कौन सी स्थिति विद्युत अवरोध मतलब इलेक्ट्रिक ब्रेक के रूप में 3 फेज इंडक्शन मोटर प्रेरण मोटर के प्रचालन के लिए सही है? हम ब्रेकिंग के लिए कर रहे हैं तो S इज़ ग्रेटर देन 1 होता है, क्योंकि ये हमारे देख लीजिए इंडक्शन मोटर पे ये जाएगा, ये जो है यहाँ पे S बराबर 1 होता है, ये S इज़ ग्रेटर देन 1 होगा मोटर के ब्रेकिंग के लिए। लेकिन अगर S इज़ लेस देन 0 या निगेटिव में जाएगा तो ये जनरेटिंग मोड हो जाएगा, जनरेटर में हो जाएगा, ये तो मोटर में है ही, और ये ब्रेकिंग मोड हो जाएगा। ठीक, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही है। निम्न में से किस प्रचालन पैरामीटर का अर्थ तरंग दृष्टिकारी हाफ वेव रेक्टिफायर एवं सेतु दृष्टिकारी मतलब ब्रिज रेक्टिफायर के समान होता है? PIV होता है। जो PIV होता है हाफ वेव और ब्रिज इसका PIV दोनों का ही VM होता है। लेकिन अगर हम फुल वेव का देख लेंगे, फुल वेव का देखेंगे तो इसका PIV 2VM होता है, इसलिए इन दोनों का सही है, तो ऑप्शन ए सही। अब स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग सामान्यतः निर्धारित मोटरों के लिए किया जाता है। स्टार डेल्टा का प्रयोग 20 HP से अधिक मोटरों के लिए किया जाता है। ब्रिज रेक्टिफायर सेतु दृष्टिकारी मतलब ब्रिज रेक्टिफायर से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? डायोड की PIV रेटिंग सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर के समान होता है। ब्रिज ये नहीं है, देखो इसमें पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है, क्योंकि फुल वेव का PIV 2VM होता है, जबकि सेंटर टेप का PIV VM होता है। यही दिया गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो यही PIV दोनों का सही नहीं होता है, अलग अलग होता है। हमारा क्वेश्चन है मध्यम संचरण लाइन विश्लेषण के लिए अभिप्रवाह T विन्यास में संदर्भित वेक्टर के रूप में दिया जाता है, रिसीविंग एंड करंट के लिए दिया जाता है। इसमें होता है इसका फार्मूला जो होता है रिसीविंग एंड के लिए A बराबर, अगर T विन्यास के लिए है तो A बराबर D बराबर 1 +
वाई जेड बाई 2 होता है और बी बराबर जेड 1 प्लस वाई जेड बाई 4 और सी बराबर वाई होता है। इसको ध्यान रखना है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है। एक 12 ध्रुव त्रिक लैब कुंडली डीसी आर्मेचर में प्रत्येक चालक 50 एम्पीयर धारा प्रवाह कर रहा है, तो आर्मेचर की निर्धारित धारा ज्ञात करनी है। तो हमारा देख लो त्रिक है, ये त्रिक लैब कुंडली है इसलिए, और 12 ध्रुव है, 12 गुणे 3 36 इंटू 50 1800 एम्पीयर का आर्मेचर करंट लेगी। 3 फेज इंडक्शन मोटर में यदि सर्पल ऋणात्मक है तो इसका अर्थ क्या होगा। 3 फेज इंडक्शन मोटर में यदि सर्पल मतलब कि स्लिप ऋणात्मक है, 0 से कम है, तो यह जनरेटर की तरह कार्य करेगा। अभी हमने एक फिगर बनाया ऐसे करके, ऐसे जो ये है ये हमारा जनरेटिंग मोड में जाता है। निम्न में से कौन भाप शक्ति संयंत्र में यांत्रिक प्रवाह या मैकेनिकल ड्राफ्ट के लिए एक वैध लाभ नहीं। क्वेश्चन को पढ़ते समय एक बार जरूर ध्यान दें, क्योंकि इसमें कहीं कहीं लाभ पूछ लेता है। अब क्वेश्चन पैटर्न हो रहा है कि लाभ नहीं है करके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है आजकल। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा अभी चालन एवं रखरखाव की लागत कम होती है। 32 ट्रांसमिशन लाइन संचरण लाइन के लिए निम्न में से किस प्रकार के चालक का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। SESR चालक का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। SESR का प्रयोग ट्रांसमिशन लाइन में जो कंडक्टर है सबसे अधिक किया जाता है। SESR का फुल फॉर्म देख लीजिए, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। SESR का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, आता जरूर है, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड होता है। अगला क्वेश्चन है, शंट और कंपाउंड जनरेटरों के संबंध में निम्न में से कौन सी हानियाँ स्थिर नहीं होती है। उसमें से जो आर्मेचर कॉपर हानि है वो स्थिर नहीं होती, मतलब कांस्टेंट नहीं होती है। कॉपर हानि वो भी आर्मेचर की लोड के अनुसार से वेरी करता रहता है, इसलिए हमारा आंसर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए डेटा के साथ प्रोग्रामिंग सिंप्लेक्स तरंग कुंडली के लिए कुंडली अंतराल की गणना करें। 4 कुंडली 4 कॉइल 11 स्लॉट्स और 4 प्रति स्लॉट्स हैं, तो इसका आंसर हमारा 12 आ जाएगा। इसका आंसर तो नहीं निकला, बाद में निकाल देंगे इसका आंसर। भाप बिजली संयंत्र में एयर प्री हीटर का कार्य क्या होता है। भाप बिजली जो होता है, क्या नाम है, थर्मल पावर होता है, उसमें एयर प्री हीटर जो होता है ग्रिप गैसों से गर्मी निकालता है और इनपुट वायु को गर्म करता है। जो उसके अंदर की गर्मी रहती है बाहर निकाल के जो इनपुट बाहर से वायु लिया जाता है उसको गर्म करता है। अगला क्वेश्चन है, तुल्यकालिक संधारित्र होता है एक ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर में होता है, जो तुल्यकालिक सिंक्रोनस कैपेसिटेंस होता है। ये भी हम निकालते हैं वी सर्किट से। अगला क्वेश्चन है हमारा, 4 पोल डीसी जनरेटर 10 ओम के भार को 20 एम्पीयर की आपूर्ति कर रहा है। यदि आर्मेचर प्रतिरोध 0.5 ओम और शंट प्रतिरोध 50 ओम है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल EMF की गणना करना है, जबकि ब्रश ड्रॉप हमारा 1 एम्पीयर का है।
आइए देखते हैं। पोल दिया है हमारा, पोल 4 है और 10 ओम का लोड रेजिस्टेंस 10 ओम का है और लोड करंट 20 एम्पियर का है। क्या क्या दिया, जो दिया हम उसको पहले नोट कर लेते हैं, जिससे सॉल्व करने में आसानी होता है। आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.5 ओम का दिया है। फील्ड या शंट रेजिस्टेंस दिया हुआ है 50 ओम का। और फिर ब्रश ड्रॉप दिया है, वोल्टेज VB दिया है 1 वोल्ट प्रति ब्रश। अब हमें निकालना है ISH निकालने के लिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो लोड वोल्टेज आ जाएगा VL 10 गुणे 20, तो हमारा 200 है। अब ISH के लिए 200 बटे 50 4 हो गया, तो आर्मेचर करंट हमारा हो जाएगा IL प्लस में ISH, तो आर्मेचर करंट हो गया हमारा 20 + 4 24। अब हमें निकालना है EMF, EG = V + IA RA + 2 VB। ये हमारा ब्रश ड्रॉप जो होता है वो है। अब निकाल दे रहे हैं 200 प्लस आर्मेचर करंट 24, सॉरी ये 24 है, 24 गुणे आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.5 प्लस में 2 गुणे 1, आंसर आ जाएगा 214 वोल्ट, जो कि हमारा आंसर B सही होगा। एक कुंडलन में 300 टर्नों के साथ में एक इस्पात रिंग पर समान रूप में लपेटा गया है। यदि कुंडली का प्रतिरोध R ओम है और यह 250 वोल्ट DC से आपूर्ति की जाती है, तो चुंबक का MMF बताना है। MMF = होता है NI, और हमें दिया हुआ है I निकालने के लिए V/R। V दिया है 250, R दिया है 50, 5 आ गया। अब हम यहाँ से निकाल लेंगे 300 गुणे 5, 1500 एम्पियर टर्न। हमारा आंसर हो गया A। मध्यम संचरण लाइन विश्लेषण के लिए अभिन्नत पाई विन्यास में संदर्भ वेक्टर लिया गया है। वो रिसीविंग एंड करंट के लिए था या रिसीविंग एंड वोल्टेज के लिए है, इसका भी फार्मूला अलग होता है, उससे थोड़ा सा अंतर होगा। इसमें होता है A = D = 1 प्लस में YZ/2, B = Z, C = Y1 प्लस में YZ/4 होता है। हमारा आंसर आ जाएगा D। तुल्यकालिक मोटर में किस बलाघूर्ण को कभी कभी विच्छेदित बलाघूर्ण या ब्रेकअवे टार्क कहा जाता है? स्टार्टिंग टार्क को ब्रेकअवे टार्क कहा जाता है। 10 एम्पीयर के अधिकतम मान वाले सम्मत जैविक धारा का औसत मान क्या होगा? औसत मान क्या होगा? I एवरेज फार्मूला 2Vm/π होता है, या I एवरेज में 0.636
VM होता है। 0.637 इंटू 10 6.37 एम्पियर। हमारा ऑप्शन बी सही है। 0.5 मीटर लंबा एक चालक 30 मीटर प्रति सेकंड वेग से 2 टेस्ला घनत्व के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में संचालित होता है। गति की दिशा क्षेत्र के लंबवत होने पर चालक में प्रेरित वोल्टता कितना होगा? V = BVL। ये जो V है ये वेग है। B कितना है? 2। वेग कितना है? 30 मीटर प्रति सेकंड। और लंबाई कितना है? 0.5। तो 15 30 दूना 60 बचे 60 और 0.5 30 वोल्ट बन जाएगा। ऑप्शन सी सही है। 30 किलोमीटर लंबे भूमिगत तार का विद्युत रोधन रेजिस्टेंस 6 मेगा ओम है तथा अन्य चीज़ें समान है। तो 15 किलोमीटर लंबे तार का विद्युत रोधन कितना होगा? इसमें इंसुलेशन रेजिस्टेंस पूछा गया, तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस लंबाई का अपोजिट होता है, इसलिए 30 किलोमीटर 6 मेगा ओम, 15 किलोमीटर गुणे x पता करना है। तो अब वो इसका 15 दूना 30 6 दूना 12 x मतलब कि 12 मेगा ओम आएगा। अगर हम 15 किलोमीटर लंबे तार लेके जाएंगे तो उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस 12 मेगा ओम हो जाएगा। निम्न विकल्पों में से कौन तुल्यकालिक मोटर का एक वैध प्रयोग नहीं है? इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। ये तुल्यकालिक मोटर सिंक्रोनस मोटर का नहीं, ये है हमारे सीरीज डीसी सीरीज मोटर का। इसलिए क्योंकि इसमें पूछा गया कौन सा प्रयोग वैध अनुप्रयोग नहीं है। एक डीसी जनरेटर का आर्मेचर 2 परत लैप कुंडलन है जो 6 चालक पर स्लॉट के साथ में 72 स्लॉट में रखा गया है। आर्मेचर के लिए आवश्यक न्यूनतम कम्यूटेटर बार की संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए 2 परत लैप बाइंडिंग है, तो इसलिए 6/2 3 हो गया। अब 3 × 72 216 कंडक्टर बार की आवश्यकता होगी। एक गुच्छित चालक में उपचालक एक दूसरे से मिनिमम 30 सेंटीमीटर की दूरी द्वारा विभक्त किया जाता है। अंगूठे के नियम के अनुसार वोल्टता मापी में भरण त्रुटि के 1% से कम होने के लिए वोल्ट मापी के प्रतिरोध को उस पथ के प्रतिरोध की तुलना में कम से कम कितना होना चाहिए? 100 गुना अधिक होना चाहिए इसका। निम्न कथनों को पढ़ें और बताएं कि ये सही है अथवा गलत। भूमिगत तारों की तुलना में ओवरहेड लाइन सिरोपर लाइन की चालक कम महंगा होता है, एकदम सही है। भूमिगत तारों की तुलना में सिरोपरी लाइनों में बेहतर ऊष्मा विसरण होता, दोनों पार्ट हमारा सही है। तो दोस्तों 50 क्वेश्चन हो गया इस सेशन में। 50 क्वेश्चन अब नेक्स्ट सेशन करेंगे, उसमें भी 50 क्वेश्चन कर लेंगे। 50 क्वेश्चन करके 3 सेशन लेकर आएंगे, उसमें से आपका 150 क्वेश्चन का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वो सॉल्व हो जाएगा। इसी प्रकार से हम सारे जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं ITI TG2 के UPPCL के हम आपको सॉल्व करवा देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए चलते धन्यवाद।